हेलो। और बच्चों, आशा करता हूँ बेटा आप सब लोग बहुत बढ़िया से अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहे होंगे, अपनी पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है। और ये भी आशा करता हूँ कि 2 आर्टिकल आप पहले पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से, और तीसरा आर्टिकल भी आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो आज शुरू करते हैं हम बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल, बेहद इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 3, और जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों ये आर्टिकल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि एक तो ये क्वेश्चन में बहुत सारे टॉपिक्स को रिलेट भी करता है, क्वेश्चंस भी आते हैं इससे, और बहुत सारे कंसेप्ट्स को मिक्स करता है, हमें क्वेश्चन भी देता है और कंफ्यूज भी करता है कि पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है। कुछ लोग बोलते हैं हम पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट कर सकते, उसकी वजह से हमें पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना पड़ता है। क्यों नहीं कर सकते पोटेंशियल कैलकुलेट? और कई जगह देखा हुआ पोटेंशियल कैलकुलेट भी करते हैं, फिर ऐसा क्यों बोलते हैं? फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्यों डील करते हैं? क्या रिलेशन है इसका पोटेंशियल एनर्जी के साथ, है ना? तो ये जो पोटेंशियल है ना, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब जो चीज़ यहाँ हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ेंगे, सेम वही सारी चीज़ें हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल में भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे यहाँ पढ़ रहे वैसे वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो मेन बात है कि पहले समझना अपने को कि ये पूरा टॉपिक का मतलब क्या इसका सेंस है, क्या इन्फॉर्मेशन इससे अपने को मिलती है, कैसे करके हम पोटेंशियल के साथ डील करते हैं। ठीक है। तो उसको पोटेंशियल को पढ़ने से पहले अपने को बेटा पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना होना ज़रूरी है, और जो हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ ली थी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है ना, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। देखो समझते हैं, कभी आप मार्केट जाओ, तो मार्केट जाओगे तो आप सामान परचेज करके लाओगे, तो आप 2 तरह से पैसे की बात करोगे आप उससे। जैसे सपोज आप बोलो आप उसके पास गए, किसी फ्रूट्स वाले के पास गए, तो आपका पहला क्वेश्चन होगा कि इसके रेट क्या हैं, व्हाट इज द रेट। ठीक है। एक तो आप पूछोगे व्हाट इज द रेट ऑफ मैंगो, कि क्या रेट है इसके। जब आप परचेजिंग कर लोगे तो आप उससे दूसरा क्वेश्चन जो लास्ट में जब आप उससे आम खरीद लोगे, अपने पास ले लोगे, फिर उसके बाद आप पूछोगे कि व्हाट इज द कॉस्ट, कितनी कॉस्ट हुई, है ना, कितनी अमाउंट कितना हुआ, कितने पैसे मुझे देने हैं। तो 2 बातें अक्सर होती हैं। देखो आपकी डेली लाइफ में बहुत बार ये चीज़ें आती हैं कि आप पूछते हो कि रेट क्या है, ठीक है, और फिर आप पूछते हो भैया कितने पैसे हो गए। आप कहोगे भैया मूंगफली वाले के पास जाओगे, आप कहोगे भैया 250 मूंगफली के भाव दिए, तो वो कहेगा कि 50 रुपये किलो। फिर आप कहोगे भैया 2 किलो तोल दो। बार्गेनिंग करोगे तो मुझे पता है, यहाँ बार्गेनिंग या कंसेप्ट नहीं है। आप उससे कहोगे कि भैया 2 किलो 3 किलो तोल दो, फिर वो आप 3 किलो जब वो तोल देगा, फिर आप उससे पैसे पूछोगे, फिर वो आपको पैसे बताएगा। तो कैसे बताया उसने पैसा? सपोज मैंगो वाले से आपने पूछा भैया व्हाट इज द रेट, तो मैंगो वाले ने बोला 20 रुपए किलो, 20 रुपए प्रति किलोग्राम। तो आप बोलोगे सर उसने बताया कि 1 किलोग्राम भैया 20 रुपए का दूंगा मैं, तो उसने रेट कितने का बताया? 1 किलोग्राम आम का रेट बताया 20 रुपए। फिर आपने कहा मेरे लिए 5 किलो तोल दो, तो 5 किलो, ठीक है। तो जब आपने 5 किलो तुलवा दिए, आपने कितना लिए आम? 5 किलो। तो जब आपने 5 किलो तुलवाए, तो फिर आपने उससे अमाउंट पूछी कि भैया कितने पैसे हुए, तो वो क्या कहेगा? वो आपको बोलेगा 100 रुपीज।
100 रुपीज़। देखो बहुत छोटी सी चीज़ है अपनी डेली लाइफ की, लेकिन देखो कितने सारे कंसेप्ट्स में ये अगर हम इसको समझ लें तो कितनी आसानी से हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो उसने क्या किया, उसने रेट लगाए 20 रुपए के 1 किलो। आपने कहा मुझे कितने चाहिए, 5 किलो, तो उसने 1 किलो की रेट 20 रुपए, तो 5 किलो के कितने इंटू 5, 100 रुपए हो गए। यानी कि दो चीजें आपने पहले रेट पूछा, फिर उसकी कीमत पूछी कि इसकी कीमत क्या होगी, तो उसने रेट बताया कि 1 किलोग्राम के रेट हो गए 20 रुपए। फिर आपने कहा 5 किलो, उसने कहा ले 100 रुपए दे दे मुझे। आपने कहा 10 किलो, उसने कहा ला 200 रुपए। आपने कहा 15 किलो, उसने कहा ला 300 रुपए। ऐसा ही होता है। यानी कि पहले हम क्या करते हैं, 1 किलोग्राम का हमने पता किया। आप जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो पहले आप भाव पूछते हैं, रेट पूछते हैं, फिर आप कीमत बताते हैं। तो देखो देखने में लगभग दोनों चीजें एक जैसी हैं, लेकिन उसमें बड़ा मामूली सा डिफरेंस है। आप समझो तो एक बड़ा मामूली सा डिफरेंस है। कुछ ऐसा ही डिफरेंस हमारी पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में, यही डिफरेंस, मतलब रूप एक जैसा है उनका, बात एक ही है, कहने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे रेट और अमाउंट, कॉस्टिंग, बात एक ही है, बात एक ही पड़ेगी। आप कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, लेकिन उसके कहने के तरीके अलग अलग हैं। और उससे हम देखो कितनी सारी चीज़ें आगे की अगर हम समझ में आ जाए तो चीज़ें डील कर सकते हैं। हम 100 कुंटल 10 कुंटल हम आगे खरीद सकते हैं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल यही सेम कंसेप्ट आपका लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यही रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में, यही रिलेशन आपका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। आपको याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या पढ़ते थे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड ये पढ़ते थे कि भाई किसी रीजन में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है, तो अपने क्या करते थे कि वहां पर 1 कूलम चार्ज रख दो, आप 1 कूलम चार्ज रख दो। अब इस 1 कूलम चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, 1 कूलम चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो आपने डेफिनेशन बनाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। आपने डेफिनेशन ये तो बनाई, फोर्स पर यूनिट चार्ज। सोचो इसका मतलब क्या है, पर यूनिट 1 चार्ज की यूनिट कूलम, तो 1 कूलम चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, ई के। किसके बराबर होगा, ई के। और आपने ई को लपक के लिख दिया, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, है ना। और एफ इज इक्वल टू आप यहां से निकालते थे वो चार्ज इंटू वहां इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड रेट हुआ कि भाई 1 कूलम चार्ज पर फोर्स जो लगेगा वो ई कहलाएगा। तो Q कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, QE। तो F इज इक्वल टू QE, QE क्या हो गया, टोटल फोर्स, QE क्या हो गया, टोटल फोर्स, और E हो गया 1 कूलम चार्ज पर फोर्स। तो 1 कूलम चार्ज पर फोर्स अगर E है तो Q कूलम पे कितना होगा, QE, है ना। तो ये रेट है, और ये आपने कितना सामान कितनी क्वांटिटी के बारे में हम बात करें, ये वो है। और टोटल मिला के क्या आ गई हमारी, टोटल कॉस्टिंग आ गई। जैसे 100 रुपए, ऐसे ही टोटल फोर्स आ गया। ये 1 कूलम चार्ज पर फोर्स था E, Q कूलम चार्ज पर फोर्स हो गया QE, है ना। वही बात बिल्कुल सेम टू सेम। अब देखो यही रिलेशन, बिल्कुल एग्जैक्टली यही रिलेशन आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में देखो कैसे, आप ध्यान से देखो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी तरफ है हमारा
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दोनों का डिफरेंस समझो आप। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में बात हो रही है ना? तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पॉइंट चार्ज की वजह से हो सकता है, अननोन सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम अभी समझ रहे हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पोटेंशियल क्या है, ये बहुत परेशान करता है भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर अगर हम 1 कूलम चार्ज रख दें, अगर हम क्या रख दें, 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज रखते हैं, तो आप देखो अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 कूलम चार्ज रखेंगे तो जो चार्ज भाई साहब हैं वो कहीं तो भागेंगे भाई, कहीं तो भागेगा ना। प्लस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागेगा, माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। हमने रख दिया, वो भागा क्यों? वो भागा क्यों? कैसे भाग पाया? उसके अंदर एनर्जी आ गई काइनेटिक। कहां से आई? कहां से आई भाई? ये जो काइनेटिक एनर्जी वो यूज कर रहा है, ये कहां से आई उसको? उसके अंदर कोई स्टोर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या थी, जिस पॉइंट पर वो रखा था उस पर कोई उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी थी, उसके अंदर क्या थी, एनर्जी। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर अगर हम 1 कूलम चार्ज रख दें, है ना, तो 1 कूलम चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, 1 कूलम चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी 1 कूलम चार्ज की, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसे हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लो ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये झम, ये देखो ये झम, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। अब यहाँ पर कोई एक चार्ज है, ये चार्ज हमने रख दिया यहाँ पर, कितना चार्ज, 1 कूलम का। कितना चार्ज, 1 कूलम का। और जब हमने इसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमने जो मेजर करी 1 कूलम चार्ज के लिए, इस पॉइंट पर, हर पॉइंट पर अलग अलग होगी, हर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी, लेकिन इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी हमने देखी, जो भी कैलकुलेट किया, उस पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर हम रिलेट करें अपनी लाइफ से, तो क्या पता चला हमें रेट पता चला, कि 1 कूलम चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल बताने का मतलब ये रहा, जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चों इस पॉइंट पर पोटेंशियल 3 जूल पर कूलम है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल 3 जूल पर कूलम है। तो बात का मतलब क्या है? तो बात का मतलब यह है कि जो 1 कूलम चार्ज होगा उसकी एनर्जी 3 जूल होगी, उसकी एनर्जी 3 जूल होगी 1 कूलम चार्ज की। बात है पोटेंशियल एनर्जी, बात एक ही है, लेकिन हम 1 कूलम के लिए बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो 1 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 3 जूल। तो मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली, मुझे ये आइडिया लगा कि अगर मैं यहां पर 10 कूलम चार्ज रखूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल गया कि इस 10 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो मुझे पता चल गया कि 10 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 30 जूल। 10 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 30 जूल। तो 1 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की बात करी तो उसे कह दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और 1 कूलम से अलग किसी और चार्ज की बात करी, और चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की बात करी, तो उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसे हम क्या बोलते थे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों बात समझ में आई?
यस, ये और कुछ भी नहीं है, यही है। ठीक है, तो अब हमने जो समझा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन अपने हिसाब से बना के लिखो फटाफट से। देखो क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम जो लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमारी हमने खुद की बनाई हुई डेफिनेशन। बाकी किताब वाली डेफिनेशन भी अपन लिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन कूलम चार्ज at a point in electric field, potential energy of 1 coulomb charge at a point in electric field is called electric potential, is called electric potential at that point, is called electric potential at that point, is called electric potential at that point। जैसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो मान लो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, if Q naught charge is placed at a point, मान लो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई Q नॉट चार्ज रखा हुआ है किसी पॉइंट पर। मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर ये Q नॉट चार्ज रखा हुआ है। ये क्या रखा है? Q नॉट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, in an electric field a charge Q naught, in an electric field a charge Q naught is placed at a point and its potential energy is U। और मान लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? U, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q नॉट चार्ज इज U, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q नॉट चार्ज इज U। और हम बोले बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन कूलम चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन कूलम चार्ज, बुक में आपको लिखा मिलेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बुक्स में आपको मिलेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन कूलम चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन कूलम चार्ज मींस कितना हो जाएगा? देखो Q नॉट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी U, तो वन कूलम चार्ज की कितनी? U अपॉन Q नॉट, U अपॉन Q नॉट, एंड दिस इज द पोटेंशियल, एंड दिस इज द पोटेंशियल। समझ में आई? Q नॉट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी U, तो एक कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी U अपॉन Q नॉट। बच्चों बात समझ आई? बोलो यस। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना? फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसकी किताब वाली डेफिनेशन देखते हैं अपन कि किताब वाली डेफिनेशन क्या है। किताब वाली डेफिनेशन क्या है? देखो किताबों में क्या लिखा रहता है उसको समझ लेते हैं। हमें पता है कि V इज इक्वल टू U अपॉन Q नॉट,
है ना, किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है अपॉन क्यू नॉट। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से, अब ये पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से, बोलो। ये पोटेंशियल एनर्जी आई वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम infinity to a point, work done by external force from infinity, work done by external force। ये पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई, वर्क डन इन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज from infinity to that point, from infinity to that point upon q नॉट। बोलो, ये पोटेंशियल एनर्जी वहीं से तो आई थी जब हमने वर्क किया था इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं u अपॉन क्यू नॉट वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्यू नॉट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्यू नॉट। और कंजर्वेटिव फोर्स ने कैसा वर्क किया था, नेगेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस ने कैसा वर्क किया था, नेगेटिव। आप याद करो, जब हम चार्ज को लेके आ रहे थे तो हम वर्क कर रहे थे, हम उसकी एनर्जी बढ़ा रहे थे, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर रहा था, उसकी एनर्जी कम करने की कोशिश कर रहा था। तो इसको लग सकते हैं माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट। तो इस फॉर्मूले से हमारी डेफिनेशन क्या बन गई, इस फॉर्मूले से हमारी डेफिनेशन क्या बन गई, देखो जो किताब में लिखी रहती है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग, देखो ये डेफिनेशन बनी, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, work done by external agent in bringing a unit positive charge from infinity to a point in electric field is called as electric potential, electric potential at that point is called electric potential at that point। बोलो, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो ये हमारी क्या बन गई बेटा, किताबी डेफिनेशन। ठीक है, फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फिर और अच्छे से इसको आगे डिस्कस करेंगे। जल्दी से नोट कर लो। ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटी मोटी बातें हैं, उनको नोट कर लो ध्यान से। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। पहली बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसको डील करना कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड की तुलना में इसको डील करना हमारे को आसान है, क्योंकि उसमें तो डायरेक्शन वगैरह देखने पड़ते हैं, वेक्टर लगाने पड़ते हैं। इसमें वेक्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है, पर सीधा सीधा जोड़ लो, जैसे अपनी सिंपल मैथमेटिक्स में हम जोड़ते हैं, है ना, सीधा सीधा जोड़ लो, सीधा सीधा घटा दो।
ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, and due to negative charge it is negative, and at infinity it is 0। ठीक है, इन्फिनिटी पे क्या होती है, 0। अब एक इन्फिनिटी क्या है, एक हाइपोथेटिकल जगह है। इन्फिनिटी क्या है, एक हाइपोथेटिकल जगह है जहां पर हम ये मान के चलते हैं बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इलेक्ट्रिक फील्ड का नामो निशान नहीं होगा। तो वहां पे हम सारी चीज़ों को, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हुई, इन तीनों चीज़ों को हम क्या मानते हैं बेटा, 0। एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या पोटेंशियल एनर्जी को जो समझाने के लिए जो हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा। प्रैक्टिकली नहीं होती ऐसी जगह कोई, है ना, लेकिन अपने को उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो जब भी अपने को किसी भी पॉइंट पर देखो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी थी तो हमने किसी दूसरी जगह पे क्या मान लिया था, इन्फिनिटी। तो ऐसे ही जब हमने पोटेंशियल डिफाइन किया तो पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए, पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हमने किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल 0 माना और वहां से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ा फिर तब उसको पोटेंशियल बोला। तो बेसिकली हमने क्या किया बेटा, 2 पॉइंट्स लिए, एक पे 0 माना गया फिर एक पॉइंट पे कैलकुलेट किया गया। तो किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े पोटेंशियल तो हमें कहीं दूसरी जगह क्या मानना पड़ेगा, इन्फिनिट मानना पड़ेगा किसी भी दूसरी जगह पर, तब जाके हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि पोटेंशियल इटसेल्फ नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज एट ए पॉइंट पोटेंशियल कैन नॉट बी मेजर्ड, क्योंकि आप ठीक ठीक अंदाजा नहीं लगा सकते कि यार कहाँ इन्फिनिट पॉइंट होगा इन सब चीज़ों की वजह से। ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, और इन्फिनिटी पे चले जाएंगे तो कितना, 0 पोटेंशियल, है ना। और ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी पे ही जाके 0 होगा पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कई बार किसी रीजन में कई बार पोटेंशियल 0 हो जाता है। जैसे मान लो किसी पॉइंट पर एक क्यू प्लस क्यू चार्ज की वजह से और माइनस क्यू चार्ज की वजह से अगर हम निकालें तो हो सकता है किसी पॉइंट पर 0 हो जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ऐसा नहीं है कि केवल इन्फिनिटी पे ही होगा। मैंने तो आपको जस्ट ये बात बताने के लिए लाइन लिखाई है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0। इट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल may be positive, negative or 0. It means electric potential may be positive, negative or 0. ठीक। SI unit of electric potential is volt. SI unit of electric potential is volt, and 1 volt is equal to 1 joule per coulomb. 1 joule per coulomb, ठीक है ना। 1 वोल्ट का मतलब 1 जूल पर कूलम। जैसे मैंने कहा 1 वोल्ट, तो इसका मतलब 1 कूलम चार्ज की एनर्जी कितनी, 1 जूल। अगर मैंने कहा 10 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, 10 जूल पर कूलम, मतलब 1 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 10 जूल। जैसे ना 10 वोल्ट, किसी ने बोल दिया साहब 10 वोल्ट का मतलब समझाओ। 10 वोल्ट का मतलब होता है 1 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, 1 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है। ये है 10 वोल्ट वर्ड का मतलब, ये है 10 वोल्ट वर्ड का मतलब। ठीक है। CGS यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्टैट वोल्ट। CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्टैट वोल्ट, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टैट वोल्ट। फटाफट से नोट करो चारों बातों को, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, चार पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट देखो, एक एक बात को बारीकी से समझना बच्चों, इसमें कोई ना, इस कंसेप्ट को समझने में कोई जल्दीबाजी मत करना। देखो, फिफ्थ देखो, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये पूरा अच्छे से बेटा इस बात को जो मैं बता रहा हूं ये फील करना, उसके बाद फिर आपके कंक्लूजन में कन्वर्ट हो जाएंगी ये चीज़ें, हमेशा के लिए एक परमानेंट मेमोरी में हमेशा चली जाएगी लास्ट में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर डायरेक्शन है ना, और यहाँ कहीं आपका इन्फिनिटी है, यहाँ कहीं आपका इन्फिनिटी है। तो मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस डायरेक्शन में है, तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज को इधर धकेलेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज को इधर धकेलेगा। अब अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इसके अगेंस्ट लेके आऊं, ऐसे करके इसके अगेंस्ट लेके आऊं इस पॉजिटिव चार्ज को इसके अगेंस्ट, तो देखो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूं, तो मेरे को वर्क करना पड़ रहा है, मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, मुझे एनर्जी क्या करनी पड़ रही है? सप्लाई। तो मैं जो एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं वो एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रही है ना। तो मैं यहां पे रखूंगा तो कुछ पोटेंशियल होगा, सोचो यहां पोटेंशियल कुछ और होगा, तो और आगे ले जाऊंगा तो मुझे और वर्क करना पड़ेगा, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ जाएगी, और इधर लेके आऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे को यहां से यहां तक लाने में वर्क करना पड़ा, यहां से यहां तक लाने में और वर्क करना पड़ा तो और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, यहां से यहां तक लाने में और वर्क करना पड़ा तो और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ गई तो पोटेंशियल भी बढ़ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, क्या बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है, पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है। यही बात तो समझ में आई? पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है जैसे जैसे हम इस तरफ लेके जाते आ रहे हैं। और अगर मैं यहां से इस चार्ज को छोड़ दूंगा तो ये चार्ज किस तरफ जाएगा? यहां से इस तरफ, है ना। यानी कि अगर मैं इस चार्ज को छोड़ दूंगा तो चार्ज कहां जाएगा? पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। मतलब किस डायरेक्शन में जाएगा? जहां पोटेंशियल घट रहा है, जहां पर पोटेंशियल घट रहा है। तो देखो ये पोटेंशियल, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करूं, इसको और इसको, तो ये हाई पोटेंशियल हो गया ये पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया लो पोटेंशियल। ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये क्या हो गया? लो पोटेंशियल। वही मैं अगर नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज में पार्टिकल क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में चलाएगा, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, है ना। देखो पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहां पे लाके छोड़ दिया,
तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? लो पोटेंशियल की तरफ। मुझे पता है कि इसके अगेंस्ट में चल रहा हूँ तो पोटेंशियल बढ़ता चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता चल रहा है, तो यहाँ पर लो पोटेंशियल होगा और इस तरफ चलूंगा तो हाई पोटेंशियल। तो जब मैं पॉजिटिव चार्ज को छोड़ा, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज को छोड़ा, तो पॉजिटिव चार्ज तो कहाँ जाएगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और नेगेटिव चार्ज को छोड़ा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ चलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन क्या हो गया? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो बात क्या समझ में आई? ये इधर लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हाई पोटेंशियल। तो जब भी हम पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज चलेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज चलेगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। यानी कि अगर अपने को पोटेंशियल पता चल जाए, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को ही तो इलेक्ट्रिक एक रीजन जो है, इलेक्ट्रिकल रीजन है, उसको डिफाइन करने के तो अलग अलग तरीके ही तो हो गए। एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से टर्म से डिफाइन किया और दूसरा तरीका हमने पोटेंशियल के टर्म में डिफाइन किया कि भाई किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कैसे मूव करेंगे, क्या प्रॉपर्टीज होंगे। तो दो अलग अलग तरीके हो गए। तो आप देखो पोटेंशियल कुछ ऐसी चीज नहीं है जैसी, कुछ वैसा ही रोल हो गया ना पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल में क्या बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक ऐसी ही चीज होती है टेम्परेचर, ऐसी ही चीज होती है टेम्परेचर, ऐसी ही चीज होती है प्रेशर, और ऐसी ही चीज होती है आपकी हाइट लेवल, क्योंकि आपको पता होगा। और ऐसी ही चीज होती है बेटा पोटेंशियल। देखो कैसे इसमें सिमिलरिटी है। टेम्परेचर बताता है कि हीट फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या बताता है? हीट कहां से कहां फ्लो करेगी? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। प्रेशर हमें बताता है किसके बारे में? एयर फ्लो के बारे में। किसके बारे में? एयर फ्लो के बारे में। और क्या बोलता है कि एयर फ्लो कहां से कहां? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। हाइट लेवल, पानी कहां से कहां फैलेगा? हाई लेवल ऑफ वाटर टू लो लेवल ऑफ वाटर। ऐसे ही चार्ज, पोटेंशियल हमें किसके बारे में बता रहा है? चार्ज के बारे में। और क्या बोलता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये सिमिलर हुआ नहीं हुआ? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई पोटेंशियल इनमें किसके सिमिलर है। तो कई सारी क्वांटिटीज दी थी, उसमें से एक क्वांटिटी थी टेम्परेचर। तो जैसे टेम्परेचर बताता है कि भाई हीट कहां से कहां फ्लो करेगी, जैसे एयर का प्रेशर बताता है कि एयर कहां से कहां फ्लो करेगी, वैसे ही पोटेंशियल बताता है कि पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां चलेगा और नेगेटिव चार्ज कहां से कहां चलेगा। सारी बातों को बहुत बढ़िया मन से, अच्छे मन से, स्मूथली नोट करते चलो, ठीक है ना? स्मूथली नोट करते चलो। फिर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बताना है। बहुत सिंपल है। अब वो क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा आपका। देखो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्वेश्चन क्या है? देखो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपसे पूछा गया कि ये 4 पॉइंट्स हैं ए, बी, सी, डी। आपसे कहा इन चारों पॉइंट्स पर पोटेंशियल अरेंज करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ मिलेगा हमें? VC।
अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। फिर VA इक्वल्स टू VB, और सबसे कम पोटेंशियल कहाँ मिलेगा बेटा? D पॉइंट पर, VD। ये कि इस क्वेश्चन का आंसर है ना? सिंपल, नोट कर लो फटाफट। अब बच्चों अपन बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। अपन बात करते हैं किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। तो जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ रहे थे, जब हमने पोटेंशियल पढ़ा, तब अपन ने कितने पॉइंट्स लिए थे? 2 लिए थे, जिसमें से हमने एक पॉइंट को क्या मान लिया था? इन्फिनिटी, और वहां पर क्या मान लिया था? 0। वहां पर क्या मान लिया था? 0। तो हम जानते हैं एज पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे समझो, पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है? जब हम एक पॉइंट इन्फिनिटी पे मानते हैं और दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मानते हैं, तब हम बात करते हैं किसकी? पोटेंशियल की, इसको डिफाइन करने के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली हम हर बार जब भी इस प्रॉब्लम को डील करेंगे तो हम हर बार थोड़ी इन्फिनिटी पे जाएंगे। जरूरी थोड़ी कि जो 2 पॉइंट्स दिए जाएं, चार्ज को चलाया जाए, तो हर बार हम इन्फिनिटी से ही लेके आएंगे, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। किसी भी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी चला सकते हैं। उस केस में अपने को क्या करना पड़ता है? तो देखो, आप ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो इसमें जो 2 पॉइंट्स लिए थे, जो 2 पॉइंट्स हमने कंसीडर किए थे, वो एक तो था इन्फिनिटी, एक तो था इन्फिनिटी, और दूसरा कौन सा था? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट, एंड अदर इज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट। ठीक है? अब मैं आपसे बात करूं कि पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस की, तो बड़ी सिंपल सी चीज है। कोई भी कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा भी, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और ये इन्फिनिटी है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, आप यहां से यहां चलिए, मान लो ए से बी, तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो होगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट। यही तो होगा, यही तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। इसको ऐसे लिखते हैं वी बी माइनस वी ए, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये हो गया वर्क डन फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू नॉट। वी बी हो गया इस पॉइंट पर पोटेंशियल, वी ए हो गया इस पॉइंट पर पोटेंशियल। तो जब भी हमें 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, यहां भी हमने 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल ही डिफरेंस ही था वो, लेकिन एक पॉइंट पर हमने क्या मान लिया था? 0। एक पॉइंट पर हमने क्या मान लिया था? 0। तो इसलिए यहां पर हमने सीधा पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, है ना। लेकिन यहां पर हमने क्या लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर 2 पॉइंट लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर 2 पॉइंट लिए। तो हमें इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए अपॉन क्यू नॉट। बोलो, ये तो पढ़ चुके हम, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम ए टू बी। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी।
यू बी माइनस यू है। तो ये क्या बन गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों सेम चीज है। देखो अगर मैं कहूं कि इफ ए पॉइंट इज एट इंफिनिटी, इफ ए पॉइंट इज एट इंफिनिटी, तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल आप कैसे निकालोगे? देखो वी बी माइनस वी ए, तो इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल जीरो हो गया, तो माइनस वी बी माइनस जीरो, तो वी बी है ना, और यू बी माइनस यू ए क्या हो गया? जीरो, क्योंकि ए पॉइंट कौन सा मान लिया हमने? इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो होती है। तो जब सिंगल एक पॉइंट के लिए हमने ऐसे डिफाइन किया तो एक पॉइंट को हमने क्या माना? इन्फिनिटी पे, और दूसरा पॉइंट को कंसीडर कर लिया। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स पे बात करनी पड़े तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। देख, और यहां से यहां तक लाने में, यहां के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि एक कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वही पोटेंशियल है ए और बी के बीच का। तो वर्क डन फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट, और यही वर्क डन क्या? फाइनल पोटेंशियल जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल जी। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसे दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, है ना। ये बन सकती है ना डेफिनेशन, फटाफट नोट कर देखो, इसकी डेफिनेशन बनाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बनाते हैं, देखो वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस between two points may be defined as work done by external agent from a point to other point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वर्क डन बाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट में बी डिफाइंड एज वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट in moving, work done by external agent in moving 1 coulomb charge from a point to other point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आने में एक कूलम चार्ज को जितना वर्क करना पड़ेगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो हम वर्क करेंगे ये किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज between two points पर यूनिट चार्ज। एक कूलम चार्ज के लिए इन दोनों पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छे से समझना बेटा इस चीज को, है ना। चलो नोट करो फटाफट, जल्दी से नोट कर लो इसको। अब मैं बात आता हूं बेटा एक कंक्लूजन की। आपको अल्टीमेटली जो चीज अच्छे से समझ के याद रखनी है, जिससे आपके क्वेश्चंस होंगे, वो क्या है? तो जब भी इन्फिनिटी एक पॉइंट मानेंगे तो पोटेंशियल की बात करेंगे, और दो पॉइंट्स के बीच की बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ चले तो ऐसे लिखेंगे, और इसको लिखेंगे वी बी माइनस वी ए, इस तरह से लिखा जाता है, ये कन्वेंशन है इस तरह से, है ना। तो ये हो गया वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस वर्क डन
बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस पर यूनिट चार्ज, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा यू अपॉन चार्ज, या इसको हम लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अपॉन चार्ज। ये पूरी इक्वेशन कैसे कैसे किस क्वेश्चन में बैठानी है, यहां से आपके न्यूमेरिकल्स सब सॉल्व होंगे। ये आपको याद होने चाहिए। ये सारा खेल, जितने भी क्वेश्चन अब आएंगे सब यही खेल है। इसके साथ साथ इसमें एक खेल और जुड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कम लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ। पूरे क्वेश्चन बस इसी कहानी के इर्द गिर्द घूमेंगे। नोट कर लो फटाफट। नोट कर लो फटाफट। तो देखो, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आप क्या लिखोगे, वो चार्ज इनटू वहां पोटेंशियल डिफरेंस। ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ गए तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कैसे लिखा जाएगा, देखो क्यू नॉट इधर चला जाएगा तो क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए। और ए से बी तक जाने में अगर आपसे वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस पूछे, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस यानी कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, तो आप क्या लिखोगे, देखो ये माइनस का है, इसको माइनस कर देगा, क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी, क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी। तो इससे आपको पता चलेगा कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, ये रिलेशंस आपको सारी समझ में आनी चाहिए कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, उल्टा। ठीक है, चलो फटाफट से नोट करो बेटा, फिर आओ इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जल्दी से इसको नोट करो, फिर इसके एग्जांपल्स देखते हैं। चल जैसे मैं आपको बोलूं, बस आपको ये जो मैंने अभी लिखा है ना बेटा, ये लास्ट में, इससे ही न्यूमेरिकल्स होंगे आपके सारे, ध्यान रखना। बाकी इससे पहले तो सारी चीजें आपको समझाने के लिए बताई गई थी, याद आपको बस यही चीज रखनी है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लूं, ठीक है, ये एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इसका पोटेंशियल दिया हुआ है 100 वोल्ट, इसका पोटेंशियल दिया हुआ है 400 वोल्ट, और एक पॉइंट दिया हुआ है ये बी। अब आपसे बोल रहा है वर्क डन इन, आपको दे रहा है क्वेश्चन, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी। आपको दे रहा है क्वेश्चन में वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी is 400 electron volt, is 400 electron volt, and work done from B to C is 100 electron volt. A से B तक वर्क डन बोल रहा है, वर्क डन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम A to B is 400 electron volt, वर्क डन फ्रॉम B to C is 100 electron volt. तो पूछ रहा है कि फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B, फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, बी पॉइंट का आपको पोटेंशियल बताना है ए से बी तक। ठीक है, तो इन मूविंग, चलाने में, ठीक है, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, इसको सॉल्व करते हैं। मान लो जिस चार्ज को चलाना है वो है Q,
लेट द चार्ज टू बी मूव्ड इज क्यू। पहले मैं आपको बेटा एक बार क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। 3 पॉइंट दे रखे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ए, बी और सी। ए पॉइंट पर पोटेंशियल है 100 वोल्ट, बी पॉइंट पर पोटेंशियल है 400 वोल्ट, सी पॉइंट पर पोटेंशियल है 400 वोल्ट, बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। अब हमें दिया है कि अगर हम ए से बी तक किसी चार्ज को चलाते हैं, कोई भी चार्ज, मान लो वो चार्ज कितना है क्यू, ए से बी तक चलाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बी से सी चलाते हैं, जैसे ए से बी ले गए तो 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क करना पड़ेगा, और बी से सी लाएंगे तो हमें वर्क कितना करना पड़ेगा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क कितना करना पड़ेगा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे पूछा है कि इस बी पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ। ठीक है, चलो अब इसमें एक नई चीज आई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको बता दूं क्या होती है बेटा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन मीन्स 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम इलेक्ट्रॉन, और वोल्ट हो गया जूल पर कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू आपका मिला 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, तो ये होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी और वर्क डन की यूनिट्स तो सेम होती है। चलो, तो पहली कंडीशन हमें बोल रहा है कि ए से बी तक ले गए तो वर्क कितना करना पड़ा 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू चार्ज इंटू वी बी माइनस वी ए, और ये कितना वर्क बोल रहा है हमको 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहली कंडीशन ये थी। फिर बोल रहा है कि वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, तो क्या लिखेंगे क्यू बी टू सी, सी फाइनल पॉइंट है, तो वी सी माइनस वी बी, वी सी माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बी पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ। कहां पर? बी पॉइंट पर। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपको ए पॉइंट पर पोटेंशियल पता है, सी पॉइंट पर पोटेंशियल पता है। ठीक है, तो बी पॉइंट पर आपसे पोटेंशियल पूछ रहा है। आपके पास 2 अननोन है, एक तो Q और एक VB, और आपके पास 2 इक्वेशन है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, तो ये आपका आ जाएगा 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू Q से Q कैंसिल हो जाएगा भाई। इसको जब डिवाइड देंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा। लो, VB कितना निकालना है, VA कितना, VA 100 वोल्ट, VC कितना 400 वोल्ट माइनस VB। देखो, Q से Q कैंसिल, EV से EV कैंसिल, ये हो गया आपका बच्चा। ये नोट कर लिया ना, इधर सॉल्व कर देता हूं, इसके आगे इधर सॉल्व कर देता हूं। आपका आ गया 4/1 इक्वल्स टू VB माइनस 100 अपॉन 400 माइनस VB। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1600 माइनस 4V, VB माइनस 100, 1600 प्लस 100, VB प्लस 4VB, और आपका 5VB इज इक्वल टू आ गया 1700, और VB इज इक्वल टू हो गया 1700 बाई 5, 5 3 या 15। बी पॉइंट का पोटेंशियल आपका आ गया 340 वोल्ट।
आंसर। ठीक है ना? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अगले एग्जांपल में आपको बोल रहा है दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ए पर पोटेंशियल है 100 वोल्ट, बी पर पोटेंशियल है 400 वोल्ट। अब आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी। किसी इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, हमसे पूछ रहा है हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। सिंपल, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू जिस चार्ज को ले जा रहे हैं वो चार्ज इनटू वहां पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। जब भी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क पूछे तो Q इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। कंजर्वेटिव फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क पूछेगा तो आपको लिखना है वो चार्ज इनटू इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या है, ए से बी ले जा रहे हैं तो फाइनल पॉइंट बी है तो वी बी माइनस वी ए। अगर वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स पूछता तो वी ए माइनस वी बी लिखते। निकाल लो, बस हो गया आंसर। एक इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन को लिख दिया हमने डायरेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन। वी बी कितना 400 वोल्ट माइनस वी ए कितना 100 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 400 माइनस 100 वोल्ट 300 वोल्ट। इसको लिख दिया गया 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से भी लिखा आएगा कई बार क्वेश्चंस में। आप चाहते हो उसको जूल में निकालना वर्क डन को, ये वर्क डन किस में निकाला हमने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आप जूल में निकालना चाहते हो तो जूल में निकाल लो। 300 इलेक्ट्रॉन की जगह रखो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और वोल्ट की जगह 1 जूल पर कूलाम। तो कूलाम से कूलाम कैंसिल, तो ये आपका आ गया आपका 300 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ऐसे भी लिख सकते हो आप आंसर। ठीक है, फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिक आपको आइडिया लगा बेटा, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये होता है। अगला क्वेश्चन देखो। ये पॉइंट ए, ये बी, ये पॉइंट सी। कह रहा है ए से बी तक वर्क डन करने में, ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है 2 जूल। बी से सी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है -1 जूल। तो ए से सी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि किसी चार्ज को ए से बी तक ले गए, ए से बी तक ले गए तो 2 जूल वर्क करना पड़ा। बी से सी ले गए किसी भी चार्ज को, कोई भी चार्ज है, अननोन चार्ज है, मान लो क्यू है, तो बी से सी तक ले गए तो कितना वर्क करना पड़ा -1 जूल। ए से सी तक वर्क कितना करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो अपने को क्या दिमाग लगाना है, देखो ए से बी। अब आपको एक बात तो पता है कि यहां पर हम कौन सी फील्ड की बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फील्ड की। कौन सी फील्ड की, कंजर्वेटिव फील्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। और कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ, वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इक्वल्स टू क्या होता है 0, यानी कि जहां से चले वहीं आ गए तो नेट वर्क डन कितना होगा 0। बोलो
ये बात तो मानते हो? यस। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू ए इक्वल्स टू 0। बोलो, है ना? अच्छा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना दे रखा है? 2 जूल। वर्क डन फ्रॉम बी टू सी कितना दे रखा है? -1 जूल। वर्क डन फ्रॉम सी टू ए इक्वल्स टू 0। तो 2 - 1 कितना हो गया? 1 प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू ए इक्वल्स टू 0 और वर्क डन फ्रॉम सी टू ए इक्वल्स टू -1 जूल और वर्क डन फ्रॉम सी टू ए इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वर्क डन फ्रॉम ए टू सी। भाई सी से ए तक गए तो इतनी एनर्जी मिलेगी और ए से सी तक जाएंगे तो ये एनर्जी खर्च हो जाएगी। बात बराबर? ऐसे लिख सकते हैं हम, वर्क डन फ्रॉम सी टू ए इज इक्वल टू -1। अपने को क्या करना है? वर्क डन फ्रॉम ए टू सी निकालना है। वर्क डन फ्रॉम निकालना है ए टू सी। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी को हम लिख सकते हैं ना ऐसे, माइनस वर्क डन फ्रॉम सी टू ए। बोलो भाई, ए से बी तक जाने में वर्क करना पड़ेगा तो बी से ए तक आने में वर्क मिलेगा। ऐसा ही तो होता है कि भाई हम एक डायरेक्शन में कर रहे हैं तो हमें वर्क करना पड़ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क हमें मिलेगा। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में हमें करना पड़ेगा। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी क्या हो गया? माइनस वर्क डन फ्रॉम सी टू ए। यही निकालना था मैं। वर्क डन फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल टू हो गया माइनस टाइम्स वर्क डन फ्रॉम सी टू ए। वर्क डन फ्रॉम सी टू ए कितना है? -1। तो ये हमारा आंसर आ गया +1 जूल। फटाफट नोट करो, फटाफट से नोट करो। एग्जाम्पल 3, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4। यहां से यहां पहुंचना है, ए से बी। तो एक रास्ता तो ये हुआ, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता ये हुआ और तीसरा रास्ता ये है। ठीक है? फील्ड कैसा है? कंजर्वेटिव। फील्ड कैसा है? कंजर्वेटिव। तो बताओ विच इज ग्रेटर? इसके थ्रू ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, इसके थ्रू ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा या इसके थ्रू ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा? तो हमारा आंसर आएगा वर्क डन इन फर्स्ट पाथ इक्वल्स टू वर्क डन इन सेकेंड पाथ इक्वल्स टू वर्क डन इन थर्ड पाथ। बिकॉज इन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। हर केस में क्या रहेगा? सेम। चलो बच्चों, आज के लेक्चर में यही कोशिश रही कि आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को अच्छे से समझाया जा सके। ठीक है? अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एग्जांपल्स के साथ इसको और डिटेल में समझेंगे और इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बढ़िया से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।